हाँ जी, शुरू करें। जय श्री कृष्णा। बस बस बस, शैल वी स्टार्ट द क्लास नाउ? फैन ऑफ कर दो यार। शुरू करें क्या? अच्छा, लास्ट डिस्कशन हमारा सेल्स नहीं, पार्टनरशिप एक्ट। लास्ट डिस्कशन हमारा पार्टनरशिप एक्ट पे हमारा ये था कि हमने कुछ रजिस्ट्रेशन की बात की थी, हमने पार्टनरशिप डीड की बात की थी और अपन ने एक पार्टनरशिप डीड ड्राफ्ट भी करके देखी थी। याद आ रहा है क्या? कुछ याद आ रहा है क्या? अच्छा, मतलब ऐसा कुछ था। उसके बाद पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है? कोई 6 कंटेंट बता सकते हो कि आप क्या क्या टर्म्स हो सकती है? नेचर ऑफ बिजनेस, फर्म का नेम, प्लेस, पार्टनर का नाम पता, कैपिटल इंट्रोड्यूस कितना कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर अगर है तो रिम्यूनरेशन का कोई सीन, और विटनेसेस के साइन होते हैं नीचे, और आर्बिट्रेशन क्लॉज भी अपन डाल सकते हैं, ऐसा कभी अपन ने सीखा है। ओके, और डेट ऑफ कमेंसमेंट, और ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल होगी या पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप होगी, ऐसा। अच्छी बात है। फिर उसके बाद हम लोग ने रजिस्ट्रेशन पे बात की थी, और रजिस्ट्रेशन के अंदर अपन ने देखा था कि ये जो रजिस्ट्रेशन है कंपलसरी होता है या फिर ऑप्शनल होता है। आपकी इच्छा रहेगी तो करा लो, आपकी इच्छा रहेगी तो जाने दो। अच्छा, कितने टाइम में कराना होता है? कभी भी करा सकते हैं, क्योंकि जब ऑप्शन है आपके पास कि कंपलसरी नहीं है तो फिर कभी भी कराओ। बड़ी अच्छी बात है। ओके, अब आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो बड़ी अच्छी बात है। जब नहीं कराया फिर क्या? अच्छा, करा लिया तो क्या फायदे होंगे? अपन किसी पे भी सूट फाइल कर सकते हैं, कोई अपने पे सूट फाइल कर सकता है। हाँ, अगर पार्टनरशिप फर्म हमारे हिस्से में गड़बड़ करती है तो हम फर्म पर सूट फाइल कर सकते हैं एज ए पार्टनर। अगर हमें निकाल दिया जाता है तो भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हमें सेट ऑफ क्लेम करना हो तो 100 रुपये से ज़्यादा का क्लेम कर सकते हैं। ये सारे फायदे हैं। अच्छा, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो क्या नुकसान है? ये सारे फायदे नहीं मिलेंगे। तो नुकसान संख्या 1, पहला नुकसान क्या है? कंपनी नहीं बोलेगा, पार्टनर्स। कौन सी कंपनी? फर्म के ऊपर। ओके, पार्टनर फर्म के ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, 100 रुपये से ज़्यादा का सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकते। देखो, 100 रुपये अपन को लगता है 100 रुपये की औकात क्या है, सच में कोई हैसियत ही नहीं है। ये जब बना होगा 32 में, तब तो 100 रुपये की हैसियत रही होगी। यार, हमखोरों ने अमेंड ही नहीं किया तो 100 का 100 चल रहा है। चलो नेक्स्ट, फर्म थर्ड पार्टी पे भी सूट फाइल कर सकती है। जैसे, अरे यार ये तो बहुत अच्छा काम हो गया। जैसे मान लो आपने 50,000 रुपये का हमसे माल खरीदा। अगर हम रजिस्टर्ड फर्म नहीं है तो हम आप पे केस ही नहीं कर सकते, सूट फाइल नहीं कर सकते। कि सूट फाइल करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि आपने माल खरीदा वो ठीक है, लेकिन हम कौन है? हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है ना कानून की नज़र में। आपका एग्जिस्टेंस तो होना चाहिए और हमारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है कानून की नज़र में। तो यहाँ पर क्या बोला जाएगा कि आप सूट फाइल नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो अनरजिस्टर्ड फर्म के लिए भी अनअफेक्टेड रहते हैं। मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो भी कुछ ऐसे अधिकार हैं जो आपको सरकार ने कहा है मिलेगा। और वो पहला अधिकार तो हमें पता है कि 100 रुपये तक सेट ऑफ कर सकते हैं। 100 रुपये तक के क्लेम को अपन सेट ऑफ कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं, ये देखिए, राइट्स नॉट अफेक्टेड बाय नॉन रजिस्ट्रेशन। अगर अनरजिस्टर्ड फर्म है तो आपके कौन से अधिकारों पर असर नहीं पड़ेगा? सबसे पहला अधिकार दिया है, यार इसको ऐसे बीच में उस दिन लाए थे ना, कैसे लाते इसको पकड़ के? अच्छा, इसको ऐसे कर देते हैं, छोड़ो। देखो,
कौन से ऐसे राइट्स हैं जिन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो? नंबर 1, राइट ऑफ फर्म और पार्टनर ऑफ फर्म हैविंग नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। राइट ऑफ ये पूरा नहीं आ पाया, चलो सेकंड से स्टार्ट करते हैं। राइट टू फाइल अ सूट क्लेम ऑफ सेट ऑफ इफ द वैल्यू ऑफ सूट डज नॉट एक्सीड ₹100। Second, right of a partner to sue for dissolution of the firm, for accounts of a dissolved firm, or for claiming share of assets of a dissolved firm. ये क्या कह रहा है पॉइंट नंबर 3? पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है? ये आपके सामने निखिल बाबू, निखिल क्या बोलता है ये? हे निखिल, निक्स पॉइंट नंबर 3। हाँ जी, एक कोई पार्टनर नहीं मैं समझा नहीं, क्या कह रही है? एक पार्टनर फर्म में कोई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पे डिसॉल्यूशन किया कुछ भी किया तो देखो, राइट ऑफ अ पार्टनर टू स्यू फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, इसका मतलब क्या हुआ? आपको फर्म नहीं जम रही है, आप फर्म को बंद करने के लिए बाजार में जाके या सरकार के पास जाके आप केस फाइल कर सकते हैं कि भाई साहब अच्छा ये कहाँ पे पढ़ा है अपन ने? अच्छा पढ़ा नहीं है, हम लोग पढ़ेंगे डिसोल्यूशन के अंदर, अपन पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो वहां पर अपन पढ़ेंगे बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, लास्ट सेशन है वो, तो उसे क्या कहेंगे अपन? बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट और विदाउट ऑर्डर ऑफ कोर्ट। तो वहां पे अपन देखते हैं कि एक पार्टनर अगर चाहे तो कोर्ट में जाके पिटीशन फाइल कर कारण तमाम हो सकते हैं, कारण तो बहुत सारे, लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड फर्म नहीं है तो भी सरकार ने आपको अधिकार दिया है कि रजिस्टर्ड फर्म हो या ना हो, आप सूट फाइल कर सकते हैं डिसोल्यूशन के लिए। सिर्फ आप हिसाब की मांग कर सकते हैं कोर्ट के पास जाके एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। जब समापन हो गया, भाई मान लो संस्था का समापन हो गया और एक उसमें बाहुबली पार्टनर है, 3 पार्टनर है कुल, एक पार्टनर है मिस्टर मारी जो बहुत ही सीधे साधे सरल स्वभाव के शालीन व्यक्ति हैं, दूसरे हैं आदिनाथ, ये भी बहुत सीधे साधे और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, तीसरा पार्टनर आप समझ जाएं कि कौन है? अनिकेत। अनिकेत ने क्या किया? सारी संपत्तियों को बेचा, 2 करोड़ रुपए इनके पास आ गए हैं। अब आदि मारी इनके पास जाते हैं, आदि मारी को ये पैसे नहीं दे रहे, इन्होंने बोला चलो दौड़ जाओ, शाबाश अच्छे बच्चे बनो। मारी ने बोला मैं नहीं खेल रहा, इससे बोला अच्छा ठीक है जाओ। आदि ने बोला देख तुझे बताता हूँ, देख तुझे बताता हूँ, इससे बोला अच्छा ठीक है बता देना भैया हो, तो इसको भी भगा दिया। अब इन दोनों को भगा दिया, इनमें इतना वो नहीं है कि इनसे कॉलर पकड़ के पैसे मांग ले, और क्योंकि रजिस्टर्ड फर्म नहीं है, आप क्लास में आ जाए अकाउंट्स के बाद आप थोड़े डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है ना? ओके, तो ये दोनों चाहें तो अनिकेत को पकड़ के कुछ नहीं कर सकते, तो ये क्या कर सकते हैं? सूट फाइल कर सकते, कोर्ट में जाएंगे कि सरकार हम ना पार्टनर हैं एक फर्म के, तो सरकार बोलेगी अच्छी बात है, आपकी फर्म का नाम बताओ, तो इन्होंने नाम बताया, रजिस्टर्ड नहीं थी, तो सरकार ने बोला यहाँ पे तो कोई नहीं, चलो दौड़ जाओ। तो आदिनाथ ने लॉ पढ़ा हुआ था, आदिनाथ कहता है कि नहीं सर, ये डिसोल्यूशन के टाइम पे तो हमारे पास राइट होता है, यहाँ पे तो आपको मदद करनी पड़ेगी। तो अब जब हिसाब किताब की बात होगी तो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन आपको ये राइट, मतलब क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड हैं तो आपका ये अधिकार पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये फाइनल निपटारे की बात है। देखो प्रैक्टिकली सोचो, फाइनल निपटारा मतलब अब हम काम नहीं करेंगे, सरकार अभी तो निपटा दो। ड्यूरिंग द पीरियड अगर मान लो आप क्या करते हैं, आपके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है और आप सूट फाइल करते हैं, तो सरकार क्या बोलेगी? क्यों? तो यार प्रैक्टिकली सोचो, एग्जाम के पहले मंदिर जाते हैं, खाली हाथ जाते हैं कि कुछ लेके जाते हैं?
कुछ नारियल वगैरह, यानी कि भगवान भी बिना पेमेंट के नहीं चलता। भगवान गिफ्ट वहाँ भी चाहिए, अगरबत्ती लो, मिठाई लो, वो क्या बोलते हैं नारियल लो, और तमाम तरह की चीज़ें जो होती है वो सब देने के बाद तो सरकार भी बिना पेमेंट के नहीं सुनती है, पहले पैसे होने चाहिए। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? हमने सरकार को एडवांस में, रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? सरकार के वहाँ पे नाम दर्ज कराना, बस। यानी कि सरकार को हमने एडवांस में पे कर दिया, कल को हमारे बीच में कोई लफड़ा हो तो आप हमारी बात सुनना। सरकार ने बोला हो तुमने पैसे दे दिए क्या? हाँ दे दिए, हाँ हम तुम्हारी बात सुनेंगे। हफ्ता वाली बात हो गई, हिसाब की बात है। अब अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, मतलब आपने सरकार को पैसे नहीं दिए, तो क्यों सुनेगी वो आपकी बात? लेकिन एट द टाइम ऑफ समापन के टाइम पे क्या होता है कि फाइनली झगड़े मसले होंगे, तो कोर्ट ये चाहती है कि यार इस विवाद की वजह से कोई और विवाद उत्पन्न ना हो, तो ये अधिकार तो इनको दे देता है। कुछ तो सोच रही होगी, तो उन्होंने इन राइट्स को ओके किया। यस, तीसरा राइट भी एक और है इसी में, फॉर क्लेमिंग शेयर। अच्छा, वो वही बात हो गई ना, हिसाब मांग सकता है और अपना हिस्से की डिमांड कर सकता है। चौथा राइट है राइट टू एनफोर्स अ राइट अराइजिंग अदरवाइज देन आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट राइट बाय थर्ड पार्टी। द फर्म में फाइल अ सूट टू रिस्ट्रेन द थर्ड पार्टी फ्रॉम मिस यूजिंग द पेटेंट राइट। सवाल यह है, पेटेंट क्या होता है? पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट, ये तीन शब्द सुने सुने लगते हैं या सुने सुने लगता है? सुने हैं। क्या होता है ट्रेडमार्क? खुश तो बड़ी है तू आज। ओके, कॉपीराइट क्या होता है? ऋतुजा, मयूरी, कॉपीराइट मतलब? कॉपीराइट मतलब कॉपी करने के राइट को कॉपीराइट बोलते हैं। अब देखना जवाब आएगा। यस मिस्टर ओमकार, वो सिर्फ हमारा है, आप कॉपी नहीं कर सकते। नहीं, ये कॉपीराइट, जैसे मान लो कि कोई शो है, मान लो कोई शो है, शो समझते हैं? हाँ, अगर उस शो पे सिर्फ आपका अधिकार है तो उसे कोई कॉपी नहीं कर सकता। अच्छा, कॉपीराइट किस किस चीज के लिए होता है? कॉपीराइट किसी भी चीज के लिए हो सकता है। कॉपीराइट होता है लिटरेरी वर्क के लिए, यानी कि लेखन, बुक्स वगैरह छापते हैं, तो किसी ने अगर कोई बुक लिखी है, अगर आप उसकी फोटोकॉपी करा के बाजार में बेचेंगे तो वापस सूट फाइल कर सकता है। इसे कहता है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट, यानी कि आपने उसकी कॉपीराइट का मिस यूज किया है, चोरी की है, उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसके दिमाग की उपज है, आप थोड़ी कमा सकते हैं, वही कमा सकता है। तो ये लिटरेरी वर्क के लिए होता है। म्यूजिकल वर्क, म्यूजिकल में होता है क्या कॉपीराइट होता है? आपने गाने सुने होंगे, जितने भी गाने होते हैं, म्यूजिक होता है, लिरिक्स होती है, सब कॉपीराइटेड होता है। एक बार पहले लिख लेंगे, फिर उसे रजिस्टर करा लेते हैं ताकि कोई और कॉपी ना, लेकिन अपन तो देखते हैं यार कॉपी होता है। पूरी साउथ की एज इट इज पिक्चर आ जाती है वांटेड के रूप में, राउडी राठौड़ सारी एज इट इज आ जाती है। पूछ लेते हैं मतलब क्या कॉपीराइट को ट्रांसफर किया जा सकता है, तो जवाब है यस। पूछ लेते हैं मतलब परमिशन से आता है? परमिशन फोकट में होती है कि पैसे लगते हैं? पैसे भाई, जैसे आपका वो जो कोमड़ी पलाली से चिकनी चमेली पे आया, अपनी पोड़े 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 करके एक गाना था, वो इधर आया हिंदी में अक्षय कुमार की मूवी में, एक होता डैडी मम्मी ऐसे करके गाना था, वो एज इट इज आया। तो वो म्यूजिक, वो बीट्स एज इट इज, बहुत अच्छा गाना है वो भी, डैडी मम्मी ऐसे करके। तो वो क्या करते हैं कि उनको पे करते हैं और उसे इस्तेमाल करने का अधिकार रखते हैं। ओके, दिस इज कॉपीराइट, दिस इज कॉपीराइट, दिस इज कॉपीराइट। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट मतलब क्या? यस निखिल बताएंगे, देखना 1 मिनट में बता देंगे। यस, पेटेंट क्या होता है? गर्मी बहुत है और पानी ठंडा चाहिए होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेटेंट्स? क्या होता है? ए सही जवाब। निखिल क्या बोल रहे हैं कि पेटेंट का मतलब होता है
आविष्कार, आविष्कार, आविष्कार समझते हैं? इन्वेंशन, इन्वेंशन समझते हैं? अच्छा, डिस्कवरी और इन्वेंशन में फर्क होता है क्या? क्या फर्क होता है? डिस्कवरी मतलब खोज, यानी कि खोद के निकाला था पहले से, और इन्वेंशन मतलब एकदम नया, नोवेशन, नयापन होता है। हाँ, कुछ तो नया, जैसे वो टार्जन, टार्जन पिक्चर देखी? टार्जन में क्या नया होता है? गाड़ी, गाड़ी में कुछ कुछ वो डाल देते हैं। अरे कोई गैजेट वो तैयार करता है जो उससे गाड़ी का माइलेज ये वो सब बढ़ जाता है, और वो पहले कभी नहीं देखा सुना गया, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? पेटेंट बोलते हैं। क्या पेटेंट राइट को अपन ट्रांसफर कर सकते हैं किसी को? सुनो ना, काम की बात चल रही है। क्या पेटेंट राइट को किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? यस और नो? मतलब आपने कोई आविष्कार किया, उस आविष्कार को किसी और को यूज करने को दे सकते क्या? यूज करने से ही तो कमाई होने वाली है। कर सकते क्या? हाँ देखो, एक नहीं, दो लोग मना कर रहे हैं, नहीं दे सकते। यार मिस्टर मारी, एक बात बताओ, जैसे मान लो आप बहुत स्ट्रांग इंजीनियर हो, अनाप शनाप दिमाग है आप में, इस बात को तो सब जानते हैं। आप बहुत 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 मतलब शब्द नहीं मिल रहे हैं, इतने इंटेलिजेंट आप इंजीनियर हैं। आपने एक ऐसी कार बनाई है, आपने एक ऐसी कार बनाई है, या ऐसा कोई मशीनरी बनाया है जिसको कार में लगा दे तो कार 4 फुट ऊपर चला करेगी, 4 फुट, जमीन से 4 फुट ऊपर चलेगी। आपने ऐसा कुछ लगा तो ब्रेकर का पता ही नहीं चलेगा। पता चलेगा क्या? हाँ चलेगा ना, क्योंकि वो 4 फुट यूं होके आएगी ना। ओके, तो 4 फुट आपकी, मतलब बहुत अच्छा इन्होंने एक गैजेट बनाया है जिससे कार मान लो 4 फुट, 2 फुट, 1.5 फुट ऊपर होके चलेगी, मतलब पंचर होने की कोई संभावना नहीं, ट्रैफिक से बच जाएगा सीन सारा। अच्छा, अब ये क्या सोच रहे हैं, ये क्या सोच रहे हैं कि मैं ऐसी कारें बनाऊंगा, ये पैसे नहीं है। ए, इनके पास पैसे नहीं है, ये पैसे वाले बिल्कुल भी नहीं है। एक बार में समझ आ जाना चाहिए ना, फिर कितनी बार समझाना पड़ता है? हंसने का क्या, मजाक चल रहा है इधर। पढ़ने आए यहाँ पे सब। चलो, हम कहाँ थे? हम मारी पर थे। अब मारी के पास ना पैसे हैं नहीं। मारी एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखता है, मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। तो इनके घर में अपने पास एक कार नहीं है। ये कारों की बात कैसे सोच सकते हैं? तो ये एक बहुत बड़े पूंजीपति वर्ग मिस्टर ओमकार, ओमकार के पास गए। ओमकार क्या करते हैं? इनके पास बहुत सारी कार्स हैं, कार्स बेचा करते हैं, और इनकी दुकान का नाम ओम है। तो ओमकार कार बाजार। तो इनके पास गए, इनसे डील हुआ, इनसे डील हुआ है, इनसे डील हुआ है, इनसे डील हुआ है कि मेरे दिमाग से मैंने जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी गेन किया है, जो दिमाग लगाया है, जो प्रोडक्ट बनाया है, वो आप अपनी कार में लगा के बेचो। या ओमकार ने इनको अप्रोच किया कि यार भाई साहब, आप हमें अधिकार दे दो उसको यूज़ करने का। तो अधिकार इन्होंने दे दिया, उस अधिकार के बदले रॉयल्टी मिलती है। इतना आइडिया है अपन को? यस। तो 20% या 10% या 2% या 5% जो भी रेवेन्यू का एक हिस्सा था वो इनको मिलना शुरू हो गया। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी इंटेलेक्चुअल दिमाग आपके पास जितना मर्जी हो, पैसा भी तो चाहिए उसको इस्तेमाल करने के लिए। एक बुक ऑथर है, गरीब आदमी किताब लिख सकता है, लेकिन वो कॉपीराइट को यूज करने का अधिकार देता है पब्लिशर को, और उस पे उसे रॉयल्टी मिलती है।
यस तो आपने जिसे अधिकार दिया है वो तो इस्तेमाल कर सकता है, अधिकार रिटर्न एग्रीमेंट से होता है, लेकिन अगर आपने किसी को अधिकार नहीं दिया और वो यूज कर रहा है तो इसे चोरी कहेंगे। अब अगर किसी ने आपके पेटेंट राइट को यूज कर रहा है और आपने उस पर सूट फाइल किया और वो कहता है कि भाई साहब ये तो रजिस्टर्ड फर्म है ही नहीं, तो आप ये बात उसकी मानने लायक होगी क्या? चोरी तो चोरी है, फर्म क्या करे उसमें? और पेटेंट तो इंडियन पेटेंट एक्ट के अंदर रजिस्टर होता है, तो वहां से नहीं छूटेगा। तो वो ये बात बोल रहा है कि राइट टू एनफोर्स अ राइट अराइजिंग अदरवाइज देन आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इन अदरवाइज देन आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो देखो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट राइट बाय थर्ड पार्टी, अगर थर्ड पार्टी क्या कर रही है, उसके पेटेंट राइट्स को इन्फ्रिंज कर रही है, यूज कर रही है बिना उनके बीच में किसी अनुबंध के चलते, तो फिर चाहे आप अनरजिस्टर्ड फर्म है तो भी आपके पास राइट्स होंगे कि आप उस पर सूट फाइल कर सकते हैं। क्लियर है? यस तो पहला वाला क्या था मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा। राइट ऑफ अ फर्म और अ पार्टनर ऑफ अ फर्म हैविंग नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। अच्छा ओके देखो कोई भी फर्म या कोई भी पार्टनर किसी फर्म का जो अनरजिस्टर्ड है भारत में लेकिन किसी दूसरे कंट्री में वो रजिस्टर्ड है, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस यहां नहीं है, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस यहां नहीं है, तो फिर यहां पर रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? भाई मान लो आपने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई है ऑस्ट्रेलिया में, तो आपके पार्टनर वहां हैं, अब अपन वहां पे रजिस्टर्ड हैं ऑस्ट्रेलिया में। अगर कोई इंडियन हमसे माल खरीदता है और पैसे नहीं देता तो हम इंडियन कोर्ट में जाके बोलेंगे, तो क्या कोर्ट ऐसा बोल सकती है तुम तो यहां पे रजिस्टर्ड ही नहीं हो, तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे? बात पकड़ में आ रही है क्या? यस तो ये राइट्स आपको एकदम कंठस्थ होने चाहिए जब आपसे पूछा जाता है कि बताओ बच्चों बताओ रजिस्ट्रेशन नहीं कराने का क्या नुकसान होता है, तो हम बताएंगे भाई साहब ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। फिर टेल क्वेश्चन साथ में होता है, ऐसे कौन से राइट्स होते हैं जो अनअफेक्टेड रहते हैं रजिस्ट्रेशन नहीं कराने के बावजूद भी, तो फिर ये 3-4 बातें आपको लिखनी पड़ेगी। यस अच्छा नीचे देखते हैं, थोड़ा नीचे आ जाते हैं। देखो ऐसे, अरे हाँ दिख रहा है, राइट ऑफ अ थर्ड पार्टी टू फाइल ए सूट अगेंस्ट अनरजिस्टर्ड फर्म, बकवास बात। पावर ऑफ ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर और कोर्ट टू रिलीज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंसॉल्वेंट। देखो राइट ऑफ अ थर्ड पार्टी टू फाइल अ सूट अगेंस्ट द अनरजिस्टर्ड फर्म, यार ये क्या बात हुई? राइट ऑफ अ थर्ड पार्टी यानी कि थर्ड पार्टी को तो अधिकार है टू फाइल अ सूट अगेंस्ट अनरजिस्टर्ड फर्म, तो कर ही सकते हैं। यस पावर ऑफ एन ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर और कोर्ट टू रिलीज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंसॉल्वेंट पार्टनर। देखो क्या होता है, ये क्या कह रहा है कि कोई ऑफिशियल, मान लो कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, अभी कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसकी प्रॉपर्टी को बेचकर उस पर हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार इसे होता है ऑफिशियल रिसीवर को, और वो कहता है कि नहीं हम तो अनरजिस्टर्ड, नहीं उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये आपके जो नीचे के 2 राइट्स है ना, तो ये तो थर्ड पार्टी के राइट्स है। अपन बात कर रहे हैं पार्टनर्स के कौन से राइट्स हैं जो अनअफेक्टेड रहते हैं, तो ये 4 पॉइंट है। ध्यान रखना, जब राइट्स नॉट अफेक्टेड नहीं पूछा जाता, राइट्स ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म या पार्टनर्स पूछा जाता है। फर्क समझ में आ रहा है इन तीनों बातों में? तो जो पहला वाला पॉइंट है जिसमें 4 बातें हैं, 4 बातें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। सीधा 6 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है कि बताओ बच्चों बताओ क्या रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है? हम बोलेंगे ना जी बिल्कुल नहीं होता है। अच्छा उसकी प्रोसीजर बताओ तो जरा, कि साहब एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म लेकर आएंगे, फिर उसकी डिटेल सारी भर देंगे, उसके बाद सारे पार्टनर्स उस पर सील साइन सब कुछ स्टाम्प सब कुछ करके फीस के साथ जमा कर देंगे। अगर उन कागजों में कोई कमी पाई जाती है तो रजिस्ट्रार आपको बोल देगा कि भाई साहब अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स दो। अगर नहीं पाई जाती तो फिर रजिस्ट्रार क्या बोलेगा, हाँ जी मुबारक हो आपके घर फर्म हुई है। तो आपको क्या हो जाएगी, फर्म हो जाएगी। अब बन गई है फर्म। अब क्या रजिस्ट्रेशन, अच्छा रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो क्या होता, हम किसी पार्टनर पे सूट फाइल नहीं कर सकते थे अगर वो तंग कर रहा होता, हम थर्ड पार्टी पे सूट फाइल नहीं कर सकते थे अगर वो हमें पैसे नहीं देता, हम थर्ड पार्टी से सेट ऑफ के लिए 100 रुपए से ज्यादा के लिए क्लेम नहीं कर सकते थे। रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, उसके बावजूद भी क्या कोई ऐसे राइट है जो अनअफेक्टेड रहेंगे? यस।
अगर फर्म बाहर की है, पार्टनर बाहर के हैं, तो उनको क्या लेना देना यहां से, उनके अधिकारों पे असर नहीं पड़ने वाला। दूसरी बात, डिसोल्यूशन की मांग करना उसका जो है वो जन्म सिद्ध अधिकार है, वो कर सकता है। डिसोल्यूशन पर हिसाब की मांग कर सकता है और उस हिसाब में अपने हिस्से की मांग कर सकता है। तीसरी बात मैं भूल गया, 100 रुपए तक क्लेम वो सेट ऑफ कर सकता है, अनअफेक्टेड रहेगा। और आखिरी बात कि अगर आपके पेटेंट राइट वगैरह का मिसयूज किया जा रहा है तो आप सूट फाइल कर सकते हैं, ये अनअफेक्टेड राइट्स होंगे। बात समझ में आती है? यस, ओके। अब देखते हैं आगे क्या देके रखा है। नीचे आओ आओ आओ। ओके ओके, अब आपको ये दिया है इसके बाद टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। तो मेरे ख्याल से टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप अपन ने डिस्कशन का हिस्सा बना चुके हैं। पार्टनरशिप दो तरह की होती है, एक पार्टनरशिप एट विल होती है, ये घुस गया है, इसको निकालते हैं। एक पार्टनरशिप एट देखो ना, एक पार्टनरशिप एट विल होती है, एक पार्टनरशिप एट विल, और दूसरी क्या है, पर्टिकुलर। अगले ही पेज पर है। पार्टनरशिप एट विल क्या होती है? जब चाहे तब समाप्ति। और पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए या पर्टिकुलर टाइम, मतलब फिक्स होता है कि कब खत्म होने वाली है, आज पता है कि खत्म कब होगी। यस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसके ऊपर मैं 3 बार बात कर चुका हूँ और चौथी बार अभी फिर समझा रहा हूँ आपको, बिल्कुल ध्यान से इसको देख लेना। When there is no provision in partnership agreement for duration of partnership, the partnership is called partnership at will. अब इंपॉर्टेंट लाइन देखो, a partnership at will may be dissolved by any partner by giving notice in writing to all other partners of his intention to dissolve the firm. अगर आपको फर्म डिसॉल्व करनी है तो सभी पार्टनर्स को चिट्ठी लिख के दे दो, डिसोल्यूशन हो गया। अच्छा, डेट ऑफ डिसोल्यूशन क्या माना जाएगा? एक बार फिर से सुनो, देखो, हाँ, नोटिस की डेट या नोटिस में दी गई डेट, दोनों में से जो भी बाद में आएगी कि पहले? बाद में। अगर आपने बोला कि 10 तारीख से समापन और 16 तारीख को चिट्ठी दे रहे हो तो 16 को माना जाएगा। अगर आपने बोला कि 20 तारीख को समापन और 12 को नोटिस दिया तो फिर 20 को माना जाएगा। यस, पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, किसी से पूछने, किसी की कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है। इस बात का ध्यान रखना, बिल्कुल। इतना जोर मार के कह रहा हूं तो कोई तो बात होगी। पर्टिकुलर पार्टनरशिप में देखो, पर्टिकुलर होता है किसी स्पेसिफिक वेंचर या स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है, उसे पर्टिकुलर बोलते हैं। ऐसी पार्टनरशिप को बंद करना हो तो ये समय समाप्त हो तो अपने आप बंद हो जाता है। इट इज डीम्ड टू बी अ पार्टनरशिप एट विल। क्यों बोल रहे हैं इसे? अपन पार्टनरशिप एट विल समझ सकते हैं, अगर आप आगे कंटिन्यू करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बंद का प्रावधान है तो आप बंद करने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी। एक 5 साल का टाइम है, 5 साल हो गए, हम फिर भी चला रहे हैं, तो अब ये विल में तब्दील हो गई। अब अगर बंद करनी है तो सिर्फ नोटिस से काम हो जाएगा, लेकिन 5 साल से पहले अगर बंद करनी है तो नोटिस देकर कंफर्मेशन भी चाहिए। यस, आगे देखिए, अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप मे बी डिसॉल्व बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म और कंप्लीशन ऑफ वेंचर ओनली बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो नीचे वाले में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? म्यूचुअल कंसेंट है, और ऊपर वाले में क्या है कि आपने नोटिस दिया और आपका काम फतेह, आपका काम हो गया। अब एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ पार्टनर, इस पे हम टाइम पास कर चुके हैं। अच्छा, हमने राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स में हमने राइट्स के ऊपर चर्चा कर ली थी। ड्यूटीज समझ लेते हैं, कुछ ड्यूटीज भी होती हैं पार्टनर्स की। देखो कहीं दिख जाए तो, दिख रहा है? अप करो, अप करो, अप करो, अप करो, अप करो, अप करो, अप करो। जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। अच्छा, पहले ये जो मैंडेटरी ड्यूटीज है इसको देख लेते हैं अपन। मैंडेटरी ड्यूटीज का मतलब क्या होता है? मैंडेटरी का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, कंपल्सरी ड्यूटीज। अच्छा, मैंडेटरी ड्यूटीज का मतलब हो गया कंपल्सरी ड्यूटीज। इसका मतलब है कि अगर मान लो कि पार्टनरशिप अग्रीमेंट के अंदर अगर आपने कोई भी कुछ भी प्रावधान आप डाल दो, ये ड्यूटीज आप डिलीट नहीं कर सकते। जैसे प्रैक्टिकली सोचो,
एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, डिपार्टमेंटल स्टोर में किराना भी है और एक जेंट सेक्शन भी है और एक लेडीज सेक्शन भी है। यस तो अपन ने ड्यूटी लगा दी कि आपकी ड्यूटी कहाँ होगी निखिल? अनिकेत की ड्यूटी होगी जेंट सेक्शन में और किराना संभालेंगे तुषार। तो ये तो बदल भी सकते हैं। यस लेकिन कुछ ऐसी ड्यूटीज हैं, कुछ ऐसी ड्यूटीज होंगी निखिल जिन्हें बदला। मैंने कुछ बोला नहीं है तो ध्यान रख लेना। मैं सिर्फ मैंने नाम लिया किसी का, किस सेक्शन में कौन बैठेगा। चलो तो कुछ ऐसी ड्यूटीज होती है जो कानून ने कहा कि भाई ये तुम्हारी वाली मत चलाना, ये देखो ना कोई बात नहीं उसमें क्या है। यस ओके ये छुट्टे मांगने आया करेगा किराने पे। देखो मैंडेटरी ड्यूटीज आर नंबर 1 टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। यानी कि फर्म कॉमन एडवांटेज का मतलब क्या होता है? सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी डील करें बिल्कुल ये मानकर करें कि जैसे आपका अपना व्यापार है और सबके हित के लिए बिजनेस को आगे बढ़ाए। जैसे क्या होता है कि कुछ लोग, कुछ पार्टनर्स क्या करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यार मेरा सिक्का चलना चाहिए, मेरा नाम चमकना चाहिए, बाकी भाड़ में जाए। तो फिर वो फर्म भाड़ में चली जाती है, एक लिमिट के ऊपर ग्रोथ नहीं बढ़ती है। अगर पार्टनर्स में एनवी की भावना, जैसे मान लो कि एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के अंदर सेल उस बंदे ने, पार्टनर ने बहुत अच्छी कही, बाकी दो डिपार्टमेंट थोड़े कमज़ोर रहे, बाकी दो कमज़ोर रहे, तो ये नेतागिरी में आ जाता है थोड़ा कि मेरा सबसे ज़्यादा सेल। लेकिन बाकी दो कमज़ोर रहे तो इन दो प्रोडक्ट्स के लिए कस्टमर बाज़ार में जा रहा है, आज नहीं तो कल वो तीसरा प्रोडक्ट भी बाज़ार से खरीदना शुरू कर देगा। तो अल्टीमेटली आज आप यहाँ हैं और आप नीचे आ जाएंगे और एक लिमिट के ऊपर फिर कभी प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे। तो कॉमन एडवांटेज के लिए आपको काम करना है। ओके, टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर। अब इसमें क्या बताऊँ आप? ईमानदार होना है आपको, फेथफुल होना है आपको, एक दूसरे के प्रति एकदम स्पष्ट रहना है आपको, पारदर्शिता होनी चाहिए आपके, कोई चीज़ छुपा नहीं सकते आप। अगर आपने छुपाई तो ये कर्तव्यों के विरुद्ध बात मानी जाएगी, छुपाना कुछ नहीं है। नेक्स्ट, टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स एंड फुल इंफॉर्मेशन। हर पार्टनर का ड्यूटी होता है कि अगर उसके पास हिसाब किताब है, अगर उसके पास खाते पड़े हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, तो हर पार्टनर को एक सच्चा हिसाब किताब बताए। कोई चीज़ लुकाए मतलब कोई चीज़ छिपाए नहीं, कोई चीज़ वो लुक्का छिपी बोलते हैं ना, लुक्का छिपी, लुक्का मतलब छुपाना, कोई चीज़ उसको छुपाएगा नहीं। टू इंडेमनीफाई द फर्म फॉर लॉस कॉस्ट टू इट बाय फ्रॉड। अगर मान लो कि आपने कोई गड़बड़ करी है, आपकी वजह से फर्म को कोई नुकसान हुआ है, तो आपका ड्यूटी बनता है कि आपको उस नुकसान की भरपाई करनी है। इतनी सी बात है, कॉमन एडवांटेज के लिए काम करो, आपस में सबके प्रति ईमानदार रहो। तीसरी बात, किसी तरह का कोई तथ्य छिपाए नहीं, क्योंकि वो साझेदार हैं, कोई फैक्ट आप छिपाए नहीं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स या जो भी हिसाब किताब है पूरा डिटेल सब कुछ दें। और चौथी बात क्या कि अगर आपकी गलती की वजह से फर्म को कोई नुकसान हुआ है, अब चाहे फ्रॉड हो या गलती हो, आपको उस गलती की भरपाई आपको करनी पड़ेगी। ओके यस, देखो कॉमन एडवांटेज की अगर बात करें ना, एक पर्सनल एडवांटेज, जैसे मान लो कि निखिल जो हैं, एक उदाहरण है ये, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। एक व्यक्ति निखिल शर्मा, हम निखिल शर्मा की बात करें, तुम्हारी बात नहीं कर रहे, समझे ना, महत्वपूर्ण नहीं हो तुम। एक निखिल शर्मा है, निखिल शर्मा क्या करते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर में कहाँ बैठता है? लेडीज सेक्शन में बैठता है, लेडीज सेक्शन में। तो इनकी बाजार में अपनी दुकान भी है जो इनके भाई चलाते हैं। सेम सामान, जो सामान ये उस वहाँ पर बेचते हैं, वही सामान इनके भाई, इनके मतलब उस निखिल के भाई भी बेचते हैं। अब कोई भी कस्टमर आता है ना, तो ये उस दुकान का रास्ता बता देता है, क्योंकि वो घर की दुकान है। यहाँ पे अगर 100 रुपये कमाएंगे तो 35 रुपये हाथ में आएंगे, वहाँ 100 कमाएंगे तो 100 हाथ में आएगा।
तो आपका जो भी ऐसा पार्टनर होगा, तो वो जो निखिल शर्मा है उसकी ये ड्यूटी है कि कॉमन एडवांटेज में काम करे, पर्सनल गेन के पीछे ना जाए। इसे कहते हैं सीक्रेट प्रॉफिट अर्न करना। तो नॉट टू अर्न सीक्रेट प्रॉफिट ये उसका कर्तव्य होता है, उसका ड्यूटी होता है। अब जनरल ड्यूटीज देखो, जनरल ड्यूटी एकदम खत्म, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। देखना ये नीचे क्यों नहीं आ रहा है, जरूर निखिल ने कुछ किया होगा। जनरल ड्यूटीज में देखें, टू अटेंड डिलीजेंटली यानी कि केयरफुली आप काम करें पार्टनरशिप फर्म के अंदर। टुच्ची सी बातें एक बार गो थ्रू करेंगे खत्म हो जाएगा। नॉट टू क्लेम रिम्यूनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट। हाँ, मान लो कि 3 पार्टनर्स हैं, एक निखिल है, एक तुषार है, एक अपने अनिकेत है। तीनों एक्टिव पार्टनर है, तीनों दुकान पे बैठ रहे हैं। अनिकेत कहते हैं मुझे 5,000 रुपये महीना दो। क्यों? अरे दुकान पे बैठ रहा है ना मैं, नहीं तो उसमें क्या नया कर रहा है, हम भी तो बैठे हैं। अगर तुम अकेले बैठ रहे होते और हम आराम कर रहे होते और प्रॉफिट शेयरिंग फिर भी बराबर होता तो हम तुम्हें देते। देखो क्या होता है, रिम्यूनरेशन देना ज़रूरी नहीं होता। जैसे मान लो ये एक्टिव है और 2 पार्टनर स्लीपिंग है, बस खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है। मान लो अनिकेत एक्टिव है और बाकी 2 पार्टनर स्लीपिंग है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 20-20-60 है, तो रिम्यूनरेशन देने की जरूरत होगी क्या? नहीं होगी। या तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ा दिया जाता है, अगर बराबर रखे तो तनख्वाह तय कर दी जाती है। यस, तो आप क्लेम नहीं कर सकते जब तक कि अग्रीमेंट में ना लिखा हो। ओके, नेक्स्ट इज टू कंट्रीब्यूट इक्वली टू द लॉसेस। आपको पता है, टू इंडेमनीफाई द फर्म, आपकी लापरवाही से या आपके फ्रॉड की वजह से कोई नुकसान हुआ तो नुकसान की भरपाई करो। आप दुकान लेट खोलते हो तो फिर आपको नुकसान हो गया तो भरो भाई। टू होल्ड एंड यूज द फर्म्स प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल बिजनेस पर्पस, आपको फर्म की प्रॉपर्टी को बिजनेस पर्पस में यूज़ करना है, घर पे लेके नहीं जाना। जैसे मान लो आपने एक रेस्टोरेंट खोला और वहाँ पे आया एक फ्रिज, क्या आया? फ्रिज आया, है ना। तो अगर आप उस फ्रिज को घर पे ले जाते हो ताकि मैं अपने घर के सामान ठंडे कर लूँगा, तो ये गलत बात है। नेक्स्ट देखो, टू अकाउंट फॉर एंड पे द पर्सनल प्रॉफिट्स फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ फर्म। इसके ऊपर अपन कल चर्चा करने, सॉरी कल तो कुछ और पढ़ेंगे, ब्रेक के बाद अपन एक डिस्कशन करेंगे टू अकाउंट फॉर एंड चलो ये दोनों पॉइंट 6 और 7 के ऊपर ना अपन एक ब्रेक के बाद डिस्कशन करेंगे। तो अभी हम लेते हैं एक छोटा सा नन्हा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे इसी के आगे चलते हुए। कोशिश करेंगे कि आज में चैप्टर को काफ़ी हद तक आगे पहुंचा दें। फिर अपना अभी डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप का समापन बाकी है। अब तक के लिए इतना ही। ब्रेक ले लो पवन जी।